नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के सत्र और दिन भर की जो सभी महत्वपूर्ण कार्यवाही होगी उस पर हमारा एक खास बुलेटिन है और साथ ही हम चर्चा करेंगे आज के एजेंडे पर। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या कुछ खास कामकाज रहने वाला है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। कृति मिश्रा राज्यसभा से जुड़ा तमाम अपडेट हम तक पहुंचाएंगे और सुरेंद्र कुमार के जरिए हम समझेंगे लोकसभा में आज क्या कुछ खास रहेगा। इसके अलावा खास मेहमान राकेश शुक्ला जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया संसद में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जो एजेंडा है उस पर हम बात करें तो शीतकालीन सत्र जिसका दूसरा हफ्ता है और उसका दूसरा दिन है आज के कामकाज पर विस्तार से हम नजर डालेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा देखते समझते हैं कि कल क्या कुछ खास रहा संसद के दोनों सदनों में। कल लोकसभा में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा का आयोजन हुआ और इस विशेष चर्चा के लिए दोनों सदनों में 10 घंटे का समय रखा गया। लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा पूरी हुई और चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई। वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। तो लोकसभा में वंदे मातरम राष्ट्रगीत पर चर्चा हुई। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक यानी हेल्थ सिक्योरिटी टू नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल जो है उसे पारित कर दिया। राज्यसभा ने व्यापक विचार विमर्श के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को पारित किया और इसे लोकसभा में वापस भेज दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये उपकर नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की सैन्य तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक उचित व्यवस्था प्रदान करता है। The reason why excise duty came being levied on cigarette and all those items which are listed in the excise schedule, we imposed excise duty, and also because excise was offered by the government of India when GST was implemented and when for the sake of the compensation cess. And when the compensation cess's tenure ended by the 5th year, we had to extend it till as long as we could collect the cess to repay the debt. And therefore it had after 5 years also lasted legally till 2026 March, but now we see that even by December that will come to an end. Now, once the compensation cess comes to an end, we need to have that fiscal room filled in with something, and whilst the cigarette and tobacco related items went off to excise, pan masala is not excisable. It would have fallen between the two stools of 40% GST and nowhere else to be levied on. Therefore, this comes as a cess. And now, as we bring the cess
We are not saying, true to the character of what constitutionally is allowed for the government of India to collect, assess, and use it for various different schemes. Here, we have very clearly said we'll collect, assess, but we'll also give a portion to the states. And because it's being collected on pan masala, health aspects will be serviced by the money which will be going to the state. And we upfront recognize that public health is a state subject under the constitutional scheme of things. We recognize that publicly. वहीं आइए अब एक नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के लिस्टेड एजेंडे के बारे में और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आज स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कमलेश पासवान संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदनों में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य देंगे। इसके अलावा लोकसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाएगी और इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। चर्चा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और अब तमाम अपडेट लेंगे अपने संवाददाताओं से। सुरेंद्र कुमार, लोकसभा में क्या कुछ आज खास रहेगा, इसकी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, हम जो एजेंडा है लिस्टेड उस पर बात करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई। 9:30 बजे का वक्त तय था। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के एनडीए के सभी सांसदों को मिलने के लिए कहा गया। पहले इस बैठक के बारे में अगर आप कुछ अपडेट दें हमें। देखिए, बैठक की बात करें तो बैठक का जो मुख्य एजेंडा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है, वो यही रहा है कि जो सांसदों की उपस्थिति है वो नियमित रहे, चर्चाओं में हिस्सेदारी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हो, उस पर वो बात कर रहे हैं। और साथ ही जो आज लोकसभा में जो है चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा होगी, उसको लेकर भी आज उसका विषय तय किया जाएगा, किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। चुनाव सुधार जो है सरकार का बहुत मुख्य एजेंडा रहा है। जिस तरह से लगातार 1951 से लेकर इस पर काम करते आ रहे हैं, चुनावी यात्रा ही रही है कि किस तरह से लगातार चुनाव में सुधार किए जा रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसी तरह से लगातार चुनाव सुधार जारी रहे। और इसमें बात करें तो जिस तरह से चुनाव सुधार होते रहे हैं, राजनीतिक फंडिंग को लेकर बात करें, चुनाव खर्च नियंत्रण की हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें, तो यहाँ तक ये चलता रहा है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन को लेकर भी जिस तरह से चर्चा चली है वो भी रही है। तो एनडीए की बैठक में ये सुचारू रूप से कहा जा रहा है कि किस तरह से सदन के आने वाले सत्रों में कार्रवाई जारी रहेगी, सभी बिलों पर चर्चा हो, प्रश्नकाल के माध्यम से हो, शून्यकाल के माध्यम से हो, उपस्थिति सबकी बनी रहे। जी बिल्कुल ठीक है। इस पर राकेश जी थोड़ा सा अगर आप कमेंट दें कि ये बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, हर सत्र में पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी पहले बैठक करती थी, अब उसमें एनडीए शामिल हो गया। तो क्या होता है कि जिस तरीके के हालात आपके पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन हालात में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सत्र बेहतर तरीके से चले और सत्ता पक्ष उस दिशा में बेहतर काम करने का प्रयास करता है। तो जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनकी तरफ से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो बैठक होती है, वहाँ जो एजेंडा तय होता है वो तो ठीक है, लेकिन हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें कैसे प्रेजेंट करना है सारी चीज़ों को, हमें शालीनता के साथ कैसे सारे मसलों पर चर्चा करनी है और विषयों को रखना है। ये पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में और एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये हर बैठक में जो साप्ताहिक होती है उसमें एक सकारात्मक संदेश दिया जाता है। तो इसके पहले भी जो बैठकें होती थी उसमें आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी बैठक में अपने सभी सांसदों को एक संदेश देते थे कि हमारा कार्य व्यवहार सदन के अंदर कैसा होना चाहिए।
आज की बैठक में भी मुझे लगता है इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी। बिल्कुल, और ये बैठक के जो तस्वीरें हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। सुरेंद्र, एक तरह से क्योंकि बीती कुछ चुनावी जीत हुई है उसके बाद भी ये बैठक है, तो क्या एक नई रणनीति तय करने का मंच भी ये साबित होगा? देखिए, रणनीति की अगर हम बात करें तो अब बंगाल चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर लगातार सरकार अपनी रणनीति बना रही है। हाल ही में जिस तरह से अभी बिहार चुनाव में जीत हुई है उसको लेकर भी सांसदों ने प्रधानमंत्री को बधाई भी दी, शुभकामनाएं दी थी। तो इसी सिलसिले में भी प्रधानमंत्री सबको संबोधित करते हुए इस बात को रखेंगे किस तरह से इसको संयमित तरीके से चुनाव सुधारों के साथ साथ आगे बढ़ाएं, लोगों तक सरकार की बातों को पहुँचाएँ, सरकार की जो जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको सांसद ज़मीन तक पहुंचाए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं लगातार सरकार के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका जो ज़मीन पर कार्यान्वयन है उसको सुनिश्चित करने के लिए सभी सांसदों को, मंत्रियों को भी लगातार कहा जाता रहा है। ऐसे में जो एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक है, इसी बैठक का एक हिस्सा ये भी रहेगा कि किस तरह से जो सत्र के आने वाला समय है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। जिस तरह से शुरुआती दिन में देखा गया कि 2-3 दिन हंगामे से भरपूर रहे, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई भी बाधित रही, लेकिन उसके बाद जो संसद में बातचीत के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ने सबकी मीटिंग्स करने के बाद इसको सुनिश्चित किया कि किस तरह से अब इसको आगे बढ़ाया जाएगा सदन की कार्रवाई को, तो वो दिशा निर्देश प्रधानमंत्री लगातार हर सप्ताह देते रहते हैं। जिस बीजेपी की बैठक के माध्यम से होता था, अब एनडीए की बैठक होती है जिसमें सभी सांसदों को इस बारे में कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित रहे। कोई भी जब भी नाम लिया जाए या किसी भी सांसद का वक्त हो तो वो वहाँ रहे। जैसा देखा भी गया, कल रात को भी देर रात तक जो बैठक चली, वंदे मातरम पर चर्चा होती रही। सभी सांसदों ने अपनी उपस्थिति की और उन्होंने चर्चा में बेहद हिस्सेदारी उसमें निभाई, अपनी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई। तो प्रधानमंत्री ने इस बात को भी ध्यान केंद्रित किया है सभी सांसदों का कि जिस तरह से कल उन्होंने इसको बेहतर तरीके से संसद को चलाने में सहयोग किया था और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से चर्चा में हिस्सेदारी ली थी, वो आज भी रहे। क्योंकि जो आज का विषय है चुनाव सुधारों को लेकर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि 1951 में मैंने आपको बताया कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के माध्यम से जब इसकी शुरुआत हुई थी तो वो आज तक जारी है, लगातार चुनावी सुधार है। क्योंकि अब जो इस सरकार का एजेंडा है वो है वन नेशन वन इलेक्शन की ओर, ताकि जो भारी मात्रा में खर्च इस चुनाव में होता है, जितने भी अधिकारी हैं उनको भी इस चीज़ को लेकर बड़ी स्थिति में रहना पड़ता है। लगातार चुनाव आयोग भी इसमें वो रहता है। तो चुनाव सुधारों पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य विषय है इस योजना का। बिल्कुल, तो जैसा आप बता भी रहे हैं कि आज लोकसभा में एजेंडा बिल्कुल साफ है और बेहद अहम है। चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी है, एसआईआर पर हम खास तौर से चर्चा होते देखेंगे और एसआईआर के तहत जो इलेक्टोरल रोल्स की गुणवत्ता है, विश्वसनीयता है, उस पर चर्चा होगी जो बेहद अहम होगी। सरकार का पक्ष और तर्क ये है कि मजबूत डेमोक्रेसी का पहला स्तंभ है क्लीन, अपडेटेड और क्रेडिबल वोटर्स लिस्ट, ताकि जो हर एलिजिबल सिटीजन है उसका नाम लिस्ट में सही रूप में मौजूद हो और कोई भी मतदाता सिस्टम से बाहर ना रहे। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एसआईआर पर बहस एक ऑल पार्टी मीटिंग के बाद तय हुई, जैसा सुरेंद्र हमें बता भी रहे हैं। सुरेंद्र, जैसा आप कह रहे हैं कि क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये तय हुआ था और हमने देखा भी था कि लगातार विपक्ष की तरफ से इसकी मांग भी की जा रही थी, सरकार तेजी और पारदर्शिता वाले सुधारों पर लगातार फोकस कर रही है। एक तरह से ग्राउंड पर किस तरह की तैयारी दिख रही है और कैसे माहौल को समझा जाए, क्योंकि सरकार इसे बड़े सुधार पैकेज के रूप में देख रही है। अब हाउस के अंदर किस तरह की एक तरह से बहस और चर्चा की उम्मीद हम करें एसआईआर को लेकर? देखिए, जिस तरह से हम बात करें चुनाव सुधारों का विषय है, बेसिकली एसआईआर को लेकर विपक्ष ने एक पॉइंट रखा था कि इस पर भी चर्चा हो, जिसको सहमति जिस पर जता दी गई कि हाँ एसआईआर पर भी लिया जाएगा। लेकिन ये मुख्य एजेंडा एसआईआर नहीं है। एसआईआर एक प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से वोटर्स की जो प्रामाणिकता थी उसको किया गया। ऐसे में जो बाकी विषय है उसको रिफॉर्म के ज़रिए लगातार करना इम्पॉर्टेंट है। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में एक चुनावी सुधारों
को लेकर नई रिपोर्ट केंद्र को भेजी थी। उसमें डिजिटल युग के जो नए खतरे हैं, डीप फेक की बात करें, फर्जी वोटर्स की बात करें, मिस इन्फो की बात करें, साइबर मैनिपुलेशन की जो खतरे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट चुनाव आयोग ने सरकार को दी थी, जिस पर लगातार सरकार भी काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है कि लगातार उसकी ओर काम कर रही है। एक रिपोर्ट जो है, एक कमेटी बनाई गई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जिसने अपनी सिफारिश केंद्र और राज्यों के एक साथ चुनाव को लेकर की थी, जिसमें मतदाता सूची का एकीकरण भी महत्वपूर्ण था। साथ ही चुनाव खर्च में जो भारी बढ़ोतरी हो रही है उस पर रोक लगाने की सिफारिश थी। इससे पहले अगर हम टाइमलाइन की बात करें, 1951 से ये टाइमलाइन शुरू हुई थी। 1961 में अगर हम बात करें तो जो चुनाव खर्च नियंत्रण पर और जो खर्च की जो सीमा थी उसको लाया गया था 1989 में। अब बात करें सरकारी कर्मचारियों के लिए वोट सुविधा की बात हुई थी। 2003 में पॉलिटिकल फंडिंग रिफॉर्म्स को लाया गया था। उसके बाद 2010 से 2015 के बीच ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मजबूत करने, उसको भरपूर शक्तियां देने की बात की गई थी, उस पर काम किया गया था। 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था। वहीं 2023-24 में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अपनी एक रिपोर्ट सरकार को दी है कि किस तरह से मजबूत व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स को लाया जाए, और उसके माध्यम से आज का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल का दिन जैसे ऐतिहासिक था तो आज का दिन भी बेहद ही ऐतिहासिक है। आज ये तय हो जाएगा किस तरह से भारत का लोकतंत्र मजबूत दिशा में आगे बढ़ रहा है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष दोनों ही अपनी बातों को मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सुरेंद्र, फिलहाल ये जो तमाम अपडेट आपने पहुंचाया है इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, एक तरह से समझे जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है, फोकस SIR पर रहेगा, और SIR को अक्सर क्लीन अप कहा जा रहा है, और सरकार की भूमिका भी ये है कि जो इंक्लूजन है और एक्यूरेसी है वो एक साथ चलें। तो एक तरह से आप इस चर्चा को कितना क्रूशल मान रहे हैं आज लोकसभा में? देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव तैयार किया गया कि यदि इनकी ज़्यादा सीटें आएंगी यानी NDA की, तो संविधान को बदल दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि शायद वो नैरेटिव उनका बहुत हद तक सक्सेस रहा, और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी। अब उनकी तरफ से एक फेक नैरेटिव ये तैयार किया जा रहा है कि जो भी जिन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी और NDA जीत रही है वो वोट चोरी कर रही है। हालांकि कांग्रेस इसमें बिल्कुल अलग थलग है, उसके गठबंधन के दूसरे दल भी उसके इस एजेंडे के साथ में नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस प्रोपेगेंडा को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बढ़ाना चाहती है क्योंकि उसको ये लगता है कि विधानसभा चुनाव हमारे लिए जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अपने क्षेत्रीय दलों को भी नहीं बढ़ने देना चाहती, लेकिन वो पूरी तरह से 3 से 4 साल इस कैंपेन को चला के जो आगामी लोकसभा चुनाव है उस चुनाव के दौरान इसको स्टैंड करना चाहती है। मुझे लगता है आज जो सदन में चर्चा होगी चुनाव सुधार को लेकर, उसमें SIR का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी बिहार में जो SIR हुआ उस SIR में जो 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, उससे एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सामने आई है। मुझे लगता है बिहार का पहला चुनाव होगा जिसमें चुनाव के बाद किसी भी बूथ में पुनर्मतदान नहीं हुआ। तो चुनाव आयोग के सामने देखिए लगातार चुनौतियां भी आई हैं और सरलीकरण भी हुआ है। एक टाइम था जब चुनाव आयोग के सामने धन प्रयोग, बल प्रयोग और इसके साथ राजनीति के अपराधीकरण जैसी चुनौतियां थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो मतदाताओं के लिए सरलीकरण, चाहे वो EVM मशीन हो और तमाम ऐसी प्रक्रियाएं डिजिटल तरीके से हो गया। अब तो घर बैठे जो वृद्ध हैं वो भी वोट डाल सकते हैं और उनको तकलीफ उठानी नहीं पड़ेगी। तमाम तरह के सुधार लगातार हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इन सुधारों पे चर्चा करने की बजाय SIR पे फोकस रखना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि SIR एक ऐसा मुद्दा है जिसको वोट चोरी के साथ जोड़ के हम सत्ता पक्ष को कटघरे में लगातार खड़ा कर सकते हैं। तो आज सदन में मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ SIR पे फोकस करके ये प्रयास करेगा कि उनकी पार्टी जो लगातार हार रही है उस हार का कारण जनता नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से वोट चोरी की जा रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये स्पष्ट किया जा रहा है कि वोट चोरी जैसा कोई इशू नहीं है, जनता उनके साथ है। और इसीलिए आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के बाद जितने राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उन सभी राज्यों में
प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और हाल में बिहार के चुनाव का नतीजा यदि हम देखें तो वहाँ पे SIR के खिलाफ कांग्रेस ने RJD को साथ में लेके जो वोट चोरी यानी वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसका भी कोई फल उनके सामने नहीं आया। जिन जिन राज्यों में वोट मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटने का इशू विपक्ष के नेता राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, वो सारे प्रोपेगेंडा भी फेल साबित हुआ है। तो मुझे लगता है विपक्ष एक जो फेक नैरेटिव लेके चल रहा है, चुनाव सुधार के दौरान भी वो कोई सकारात्मक पक्ष उसका आएगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही। ठीक है। और विपक्ष की जो मुख्य चिंता है, जैसा आप कह भी रहे हैं राकेश जी, वो कह रहे हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, आप उनके मताधिकार को एक तरह से ख़त्म कर रहे हो, छीन रहे हो। क्या लग रहा है, सरकार लगातार ये कहती रही है कि जो हमारी एक तरह से डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी है उसे स्ट्रेंथन किया जा रहा है SIR के जरिए, तो कौन कौन से ऐसे मजबूत पक्ष, और ख़ास तौर से जब चर्चा का आदान प्रदान और वो भी इतनी लंबी बहस हम होते देखेंगे, तो ये जनता के नज़रिए से कितना अहम होगा? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया को यदि हम सहजता से समझें तो ये राजनीतिक वैधता है और नागरिक भागीदारी की एक आधारशिला है। यानी हर नागरिक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले, किसी मतदाता का मतदान करने का अधिकार बाधित न हो, ये चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है। और SIR उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है कि जो वास्तविक मतदाता है वो मतदान प्रक्रिया से बाहर न जाए, छूटने न पाए, और जो वास्तविक मतदाता नहीं है वो मतदान में हिस्सा ना ले सके। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। ये SIR से एक चीज़ तो जरूर भारत में स्पष्ट हुई है कि 65 लाख वोट जो कटे हैं बिहार में, वो सारे वोटों का आंकड़ा भी चुनाव आयोग की तरफ से प्रस्तुत किया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश हुआ चुनाव आयोग ने उसकी पालना की। इन सब चीज़ों के बाद भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि जानबूझ के वोट काटा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एक तरह से एक राजनीतिक एजेंडे के रूप में इसको आगे ले जाया जा रहा है। इसमें किसी भी मतदाता का नाम न तो काटा गया है, और जो वास्तविक मतदाता है उसके वोट के अधिकार को चुनाव आयोग की तरफ से तो नहीं छीना जाएगा। बिल्कुल, यानी कि ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, एक तरह से कहें कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है, और इसमें 18 साल से ज़्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम और जो पते में गलतियां हैं उन्हें ठीक किया जाता है, और BLO घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। तमाम राज्यों में ये जो प्रक्रिया है वो हो रही है। एक तरह से अगर हम कंट्रोवर्सी राजनीति के रूप में इसमें पैदा की गई, हमने देखा राकेश जी लगातार, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये चर्चा जो है वो आम लोगों को भी आज क्यों सुननी चाहिए, और क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हाउस कीपिंग रिफॉर्म है और ये लॉन्ग टर्म इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी इन्वेस्टमेंट के रूप में इसे हमें देखना चाहिए। देखिए, चुनाव और मतदान में सुधार ये सतत प्रक्रिया है, और जब से चुनाव आयोग का गठन हुआ उसके बाद से मतदाता सूची में सुधार होता रहा है। और ये चुनाव आयोग की तरफ से भी माना जाता है कि जब 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है या किसी भी राज्य के विधानसभा का चुनाव होता है तो वहाँ 5% नए मतदाता जुड़ते हैं। तो आप देखिए कि चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। अब SIR की जरूरत इसलिए पड़ी कि तमाम ऐसे जगहों पर जहां लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, उनका नाम 2 जगह अंकित है। ऐसे जगहों पर जहां लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम अंकित है। तो ऐसे में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और बेहतर रखने के लिए हमारे यहाँ क्या है कि अब हमारे यहाँ जो मतदाता है, मतदाता 99 करोड़ पहुँच चुका है, लेकिन SIR के बाद बहुत सारी स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी कि वास्तविक मतदाता हमारे यहाँ कितने हैं, क्योंकि जो नहीं रहे, जिनका निधन हो चुका है, उनका नाम हट जाएगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगहों पर नाम दर्ज है, उनका नाम 1 जगह हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया तो सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण है, और SIR इसीलिए किया जाता है कि मतदाता सूची में बेहतर तरीके से सुधार किया जा सके और वास्तविक मतदाता का नाम रहे। और जो अब
नहीं है या जिनका 2 जगह नाम है उनको हटा के अपडेट किया जा सके। तो देखिए लगातार ये राजनीतिक एजेंडा ही बनाया गया है, जबकि चुनाव सुधार की ये प्रक्रिया आज की नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी एसआईआर हुआ था और आज कांग्रेस विपक्ष में तो भी एसआईआर हो रहा है। तो एसआईआर चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है और मैं तो ये मानता हूँ यदि एसआईआर गलत था तो बिहार में जिस तरीके से कोर्ट तक मामला गया तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या तो फटकार लगाया जाना चाहिए या उनकी प्रक्रिया पे रोक लगाया जाना चाहिए। हाल में फिर से बंगाल को लेके भी कोर्ट गया था मामला और वहां भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। तो इससे साफ है कि विपक्ष और खासकर विपक्ष में जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसको सिर्फ एक राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है। ठीक है। और अब क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये तय हुआ, मांग थी, इसलिए इस पर चर्चा तय हुई है, व्यापक चर्चा हम देखेंगे। लेकिन कितनी मैं कहूँ सकारात्मक या संरचनात्मक चर्चा की उम्मीद की जाए? क्या विपक्ष का क्या रुख रह सकता है? क्या रचनात्मक सुझाव सामने आएंगे या जो प्रक्रियागत जो आपत्तियां हैं वो हमें सुनने को मिलेंगी? किस तरह की उम्मीद करें? देखिए, विपक्ष ने एक धारणा बना ली है अपनी, और विपक्ष की धारणा यह है कि हमको सत्ता पक्ष को वोट चोर साबित करना है। तो इसलिए उससे हम किसी सकारात्मक सुझाव की उम्मीद तो नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप एक तरफ एक ही एजेंडे पे फोकस होकर चल रहे हैं तो उससे आप चुनाव सुधार को लेकर कोई सकारात्मक बात करेंगे, इसकी संकल्पना हम नहीं कर सकते। और आखिर ये इशू क्यों उठाया जा रहा है? इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में एक सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि कांग्रेस के जो प्रमुख चेहरा हैं उस चेहरे पे लगातार चुनाव में हार के कारण चेहरे पे खरोंच पैदा हो रही। तो उस खरोंच से बचाने के लिए पहले कांग्रेस की तरफ से ईवीएम का एजेंडा लाया गया कि ईवीएम हैक किया जाता है और सत्ता पक्ष उसका वोट बढ़ा के चुनाव जीत रहा है। लेकिन अब जब मतदाताओं के मन में ईवीएम का प्रभाव खत्म हुआ तो अब उन्होंने एक वोट चोरी का एक नया एजेंडा ला दिया है। तो आज सदन में चर्चा के दौरान मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी में खासकर कांग्रेस वोट चोरी के इशू को ही उठाएगी। वो एसआईआर के प्रक्रिया पर सवाल इसलिए खड़ा नहीं कर सकती क्योंकि एसआईआर के प्रक्रिया को लेकर कोर्ट की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया होगी और होनी चाहिए। इसलिए सारा का सारा जो फोकस होगा उसका वो सुधार की बजाय एक नकारात्मक वातावरण को आगे बढ़ाने की दिशा में रहेगा। ठीक है। अब राकेश जी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो राज्यसभा का आज का एजेंडा है। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर चर्चा होगी और कल लोकसभा में हमने देखा सुना इस पर व्यापक चर्चा हुई और उसी का कहीं ना कहीं ये नेचुरल कंटिन्यूएशन होगा। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम को सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि वो एनर्जी बताया जिसने स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरणा दी और आज भी भारत की जो कलेक्टिव कॉन्फिडेंस है इसे ये कहीं ना कहीं पोषित करता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने इसे पावर एंड इंस्पिरेशन कहा और इस 150 वर्ष के अवसर को उस गौरव के पुनर्स्थापन का क्षण बताया। आज राज्यसभा की चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद के दोनों सदनों में एक शेयर्ड नेशनल नैरेटिव को इंस्टीट्यूशनल रूप से मजबूत करने की दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ती दिख सकती है, जहां संस्कृति, इतिहास और नेशनल यूनिटी एक ही थ्रेड में जुड़ते हैं। राकेश जी, हमने देखा लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हुई, क्या कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि उसी का कंटिन्यूएशन, उसी का असर आज राज्यसभा में भी दिखेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैं पूरी चर्चा से पहले भी जब वंदे मातरम पे 150 वर्ष पूरे होने पर आया तब भी आप देखिए कि इसको लेकर एक बड़ा विवाद तैयार हुआ। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वंदे मातरम को लेकर विवाद क्यों, और विवाद उस पक्ष की तरफ से किया जा रहा है जिसकी अब बहुत सारी परतें पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान खुल रही हैं। 47 में भारत का विभाजन हुआ, लेकिन उसके पहले ही शायद हम लोग समझ नहीं पाए या भारत के हमारे पूर्वज नहीं समझ पाए कि उसके 10 साल पहले ही जब वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित किया गया तुष्टीकरण के चलते, तभी ये चेत जाना चाहिए कि भारत का विभाजन भी होगा। लेकिन उस समय पर समझ नहीं आया, शायद उन लोगों को एक भरोसा था नेतृत्व पे, चेहरे पे, और इसीलिए जब वंदे मातरम को 2 भागों में बांटा गया तो उस समय क्यों बांटा गया इसका जवाब आज भी नहीं दिया जा रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे इसका जवाब स्पष्ट है कि आज़ादी के पहले भी कांग्रेस तुष्टीकरण के रास्ते पे चल रही थे और आज़ादी के बाद भी कांग्रेस उसी तुष्टीकरण के रास्ते पे चल रही है। इसलिए जब भी नेहरू जी का नाम आता है तो कांग्रेस विचलित हो जाती है। ठीक है। और वही मैं समझना चाह रही हूँ कि
कल जो हमने चर्चा देखी, अब हम एक तरह से जो विजन है हमारा वो 2047 का है। कई लोग अभी भी ये समझना चाह रहे हैं राकेश जी कि क्यों वंदे मातरम पर चर्चा संसद में होना जरूरी है। यदि हम उसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिए हैं तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान पे चर्चा करना क्या कोई उसके लिए टाइमलाइन होना चाहिए? हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ हर प्रमुख पर्व पे सरकारी आयोजनों के समय वंदे मातरम का गान होता है और राष्ट्रीय गान जनगण मन भी गाया जाता है। तो क्या उस पर यह कह देना चाहिए कि नहीं, इसका गान नहीं होना चाहिए? यदि हम इसको मानते हैं कि ये पंक्तियां हमारे देश को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई हैं, तो उसका उत्सव मनाने से हमें परहेज क्यों करना चाहिए? उसका उत्सव तो होना चाहिए और उत्सव में चर्चा तो होनी चाहिए और पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि जब भारत गुलाम था तो यही पंक्ति भारत में एक ऐसा ऊर्जा पैदा की जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रशासन को भागने के लिए विवश होना पड़ा। तो हम उसका उत्सव क्यों न मनाएं और उसकी चर्चा यदि हम कर रहे हैं तो उस पर आपत्ति क्यों है? तो वंदे मातरम बोलने पे भी आपत्ति और वंदे मातरम पे चर्चा करने पे भी आपत्ति। मुझे लगता है ये भारत के अंदर ये दो तरह की जो मानसिकता है उसे खत्म करनी चाहिए। ठीक है। और एक तरह से इसके मैसेज को जैसा आपने अभी जिक्र भी किया है, जब संसद सिंबल्स को एक तरह से जो इंस्टीट्यूशनल स्पेस दे रही है, अब इसे पब्लिक परसेप्शन में किस तरह से देखा जाए, किस तरह से हमारी जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है या हम कहें हमारी जो कल्चरल पावर है या सॉफ्ट पावर है या एक तरह से जो यूनिटी का जज्बा है या फिर आज का जो युवा है, मैं तमाम चीज़ों को अगर एक तरह से मिलाऊं तो किस तरह का सेंस इस चर्चा से या फिर वंदे मातरम के इतिहास को जानने समझने से आगे बढ़ता है, आगे की पीढ़ियों में जाता है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले वंदे मातरम पे एक मुझे लगता है लिरिक्स आया था, बड़ा युवाओं के रूप में आया था और मुझे याद है कि वो जो नई पीढ़ी थी उस वंदे मातरम गाना को सुनने में बड़ी उत्साहित थी। तो यदि वंदे मातरम को लेकर हम लगातार यानी आधुनिक युग में प्रवेश करते हुए यदि हम उसको आधुनिकीकरण के साथ यदि जोड़ के चल रहे हैं तो नई पीढ़ी तक हम उस बात को बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। यदि वो वंदे मातरम गान का महत्व समझना चाहता है तो जब वंदे मातरम पे चर्चा होती रहेगी तब वो उसके आंतरिक स्थितियों में पहुंचेगा कि आखिर वंदे मातरम पे भारत एकजुटता के साथ क्यों है। तो नई पीढ़ी तक हमें वंदे मातरम को पहुंचाने के लिए इन सारी प्रक्रियाओं को सतत तरीके से चला के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी विरासत है और वो विरासत सियासत की शिकार नहीं हो सकती। ठीक है। और आखिर में राकेश जी, क्योंकि हमने देखा अच्छी चर्चा हुई, आज भी हम अच्छी चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। अब बाकी बचे जो दिन हैं संसद के, क्योंकि सत्र छोटा है, किस तरह की उम्मीदें आगे को लेकर? देखिए, आज जिस विषय पे चर्चा सदन के अंदर हो रही, खासकर लोकसभा में, यदि उस चर्चा में विपक्ष को लगेगा कि उसका एजेंडा सार्थक तरीके से रहा तो मुझे लगता है कि जो बाकी का समय है वो बड़े सुचारू तरीके से संसद चलेगी। लेकिन यदि आज उसको लगता है कि उसका नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आगे सत्र वो सुचारू तरीके से चलने देंगे। सबसे मूल बात यह है कि जो संसद है वो देश के लिए जवाबदेही है और जो सांसद हैं वो अपने संसदीय क्षेत्र के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि वो एक लाइन की जो व्हिप होती है वो सांसदों के पैर में बेड़िया डाल देती है और उसके चलते वो अपने संसदीय क्षेत्र के विषय भी नहीं उठा पाते। आप देखिए, संसद में हंगामा करने वाले मुट्ठी भर लोग होते हैं, लेकिन बाकी सांसद जो शांति से बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीड़ा होती है कि हम अपने क्षेत्र की समस्या से सरकार को कैसे अवगत कराएं और वहाँ की जनता को भी ये लगता है कि क्या ये हंगामे के चलते हमारी समस्याएं आ पाएंगी। एक छोटी सी बात मैं प्रीति जी कहूँगा कि पिछला शीतकालीन सत्र आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर 2024 का शीतकालीन सत्र में जो समय बर्बाद हुआ उस समय के साथ साथ 84 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। और जो मानसून सत्र हमारा जुलाई अगस्त में हुआ 2025 का, उसमें समय के साथ साथ 190 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। आप देखिए 274 करोड़ रुपए जो बर्बाद हुए वो मुझे लगता है हंगामा करने वाले सांसदों के वेतन और भत्ते से नहीं कटेगा। वो उस जनता का पैसा है जो जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सांसदों को चुन के भेजती है। तो उन सांसदों
को नहीं बोलने देना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस जनता के साथ नाइंसाफी है। इसलिए शून्यकाल और प्रश्नकाल तो कम से कम सदन में चलने देना चाहिए, और बाकी जो आपका एजेंडा है विपक्ष का, उस एजेंडे को इन दोनों पक्षों के बाद वो लागू कर सकते हैं। ठीक है राकेश जी, इसी के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। आज संसद में आज में चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा आपने कहा कि शून्यकाल और प्रश्नकाल ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि प्रश्नकाल एक ऐसा समय है जब हर सांसद एक तरह से जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से सीधे जुड़े जो मुद्दे हैं, उन्हें उठाते हैं और सरकार को उनका जवाब देना होता है। तो आइए प्रश्नकाल पर ही थोड़ा विस्तार से नज़र डालते हैं और जानते हैं कि लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान क्या कुछ खास रहेगा। प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिनसे संबंधित आज तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए एक नज़र उस पर डालते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार के सांसद नीलेश ज्ञानदेव लंके कृषि और किसान कल्याण मंत्री से बागवानी किसानों को मुआवजे से जुड़ा प्रश्न करेंगे। पूछेंगे क्या सरकार बाढ़, सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए बागवानी किसानों को मुआवजा देती है? अगर हाँ, तो मुआवजा पाने की प्रक्रिया क्या है और विशेष रूप से बागवानी फसलों के लिए मुआवजे की गणना किस तरह से की जाती है? बिहार के महाराजगंज से बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल गृह मंत्री से जानना चाहेंगे क्या सरकार ने देश में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कोई योजना लागू की है? इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों में सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है, और नहीं तो कारण क्या है? तमिलनाडु के पोलाची से डीएमके सांसद ईश्वर स्वामी के कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे क्या सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 250 करोड़ रुपए के पोलाची नारियल क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? अगर हाँ, तो इसे मंजूर करने, फंड जारी करने और लागू करने की समय सीमा क्या है, और क्या इस प्रोजेक्ट को शुरू करने में कोई देरी हुई है? महाराष्ट्र के अकोला से बीजेपी के सांसद अनूप संजय धोत्रे कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सतत कृषि को बढ़ावा देने से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि अकोला और वाशिम जिलों में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है और किसानों को इन पद्धतियों को अपनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी से शिवसेना के सांसद भाऊ साहेब राजाराम वागचौरे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या डी नोटिफाइड, खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदाय देश के सबसे पिछड़े समुदाय हैं, जिनके पास ना तो जमीन है, ना ही घर और जन्म प्रमाण पत्र ना होने के कारण इन समुदायों के लोग जाति प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके परिणाम स्वरूप ये समुदाय आरक्षण के लाभों से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं? अगर हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? आंध्र प्रदेश के कडापा से युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी भारी उद्योग मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए 10 गीगावाट का RFP जारी किया है? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ACC PLI योजना के तहत एडवांस केमिस्ट्री सेल के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दे रही है? अगर हाँ, तो इसकी वर्तमान और अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है? बिहार के दरभंगा से बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ग्रामीण विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश में चल रहे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों का विवरण क्या है, उनकी संख्या कितनी है और ग्रामीण युवाओं पर उनका प्रभाव राज्यवार, जिसमें झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में जिलावार, विशेषकर दरभंगा, बिहार, शहडोल लोकसभा क्षेत्र, मध्य प्रदेश, कटक, ओडिशा, जलगांव, महाराष्ट्र जिलों का ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र के रायगढ़ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुनील दत्तात्रेय तटकरे कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि सरकार ने कृषि के विभिन्न पहलुओं जैसे कि कमजोर फसलें और क्षेत्रों, मौसम में उतार चढ़ाव की निगरानी, हितधारकों की बैठकों के लिए जलवायु संवेदनशीलता की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं और जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से निपटने में कृषि से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए विकसित की जा रही जलवायु अनुकूल तकनीकों का ब्यौरा क्या है? पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सांसद जून माल्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त पाने के लिए किसान आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है।
इसका विवरण क्या है? राज्यवार उन किसानों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने किसान आईडी के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया है? उत्तर प्रदेश के बांदा से समाजवादी पार्टी की सांसद कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगी कि क्या हाल ही में हुई भारी बारिश, सूखा, ओलावृष्टि, कीड़ों के प्रकोप से बांदा और चित्रकूट जिलों में धान की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इन दोनों जिलों में कुल कितने हेक्टेयर में धान की फसल खराब हुई है? इससे कुल अनुमानित कितना नुकसान हुआ है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी भारी उद्योग मंत्री से जानना चाहेंगे कि जीएसटी दरों में कमी के बाद विशेषकर ऑटोमोबाइल और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट सेक्टर में बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? क्या जीएसटी दरों में कमी से मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा मिला? और क्या जीएसटी दरों में कमी और सरलीकरण से घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के बीच कंपटीशन बढ़ा, जिससे इसका फायदा कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है? राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस के सांसद हरीश चंद्र मीना ग्रामीण विकास मंत्री से पूछेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को आवंटित और जारी किए गए फंड का ब्यौरा क्या है? अब तक उपयोग किए गए फंड का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है? तमिलनाडु के कांचीपुरम से डीएमके के सांसद जी सेल्वम कृषि और किसान कल्याण मंत्री से पूछेंगे कि क्या तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अच्छे से लागू किया जा रहा है? अगर हाँ तो ब्यौरा क्या है? पिछले 3 साल में तमिलनाडु में पीएमएफबीवाई के तहत एनरोल हुए किसानों की संख्या और जिलेवार कुल कितना एरिया और फसल की कीमत का बीमा हुआ है? महाराष्ट्र के जालना से कांग्रेस के सांसद डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले पंचायती राज मंत्री से जानना चाहेंगे कि राज्यवार और जिलावार कितनी पंचायतों ने सभासार पहल को अपनाया है? सभासार का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित पंचायत अधिकारियों की संख्या राज्यवार और जिलावार कितनी है? क्या सभासार में इस्तेमाल किया गया एआई मॉडल किसी बाहरी सर्वर या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को डेटा स्टोर या ट्रांसमिट करता है? अगर हाँ तो सर्विस प्रोवाइडर और डेटा स्टोरेज लोकेशन का विवरण क्या है? अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ग्रामीण विकास मंत्री से सवाल करेंगे कि साल 2019-20 से 2024-25 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नामावली से हटाए गए जॉब कार्ड्स का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है? कितनी इनकी संख्या कितनी है और जॉब कार्ड्स को हटाए जाने के कारण क्या है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बीजेपी के सांसद चंद्रप्रकाश जोशी कृषि और किसान कल्याण मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य पर प्राकृतिक और जैविक खेती के प्रभाव का आकलन किया है? वो कौन से राज्य हैं जहां ऐसे मॉडल बड़े पैमाने पर लागू किए जा रहे हैं? और राजस्थान में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की जा रही हैं? असम के गुवाहाटी से बीजेपी की सांसद बिजुली कलिता मेधी सहकारिता मंत्री से जानना चाहेंगी कि ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पीएसीएस का वर्तमान कवरेज कितना है और राष्ट्रीय योजना के तहत नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना संबंधी काम में कितनी प्रगति हुई है? और लोकसभा के बाद आइए अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें रसायन और उर्वरक मंत्रालय से 4, वित्त मंत्रालय से 3, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से 2-2, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा प्रश्नों पर। हरियाणा से बीजेपी की सांसद किरण चौधरी का जो सवाल है वो रसायन और उर्वरक मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी 2025-26 के खरीफ और रबी मौसम के दौरान महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों सहित देश में उर्वरक वितरण की निगरानी को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके क्या कदम उठाए हैं?
ओडिशा से बीजू जनता दल के सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा का प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद से ऋण वसूली अधिकरण, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की तुलना में गैर निष्पादनकारी आस्तियों यानी एनपीओ को कम करने और मूल्य उद्घाटित यानी इन्हें अनलॉक करने में एनसीएलटी के प्रदर्शन का विस्तृत और मात्रात्मक मूल्यांकन क्या है। अन्य मंचों की तुलना में एनसीएलटी द्वारा गैर निष्पादनकारी आस्तियों के अंतर्निहित मूल्यों को उद्घाटित करने वाले मामलों की संख्या, धनराशि कितनी है जो इसकी दक्षता को दर्शाती है। केरल से सीपीएम के सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास का सवाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से होगा। पूछेंगे क्या सरकार ने इस चिंता पर ध्यान दिया है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के 2023 के प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एमबीबीएस सीट की संख्या 100 सीमित करने के निर्देश का केरल सहित दक्षिणी राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो पहले ही इस अनुपात को पार कर चुके हैं। क्या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने 2023 के निर्देश को ये देखते हुए स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड द्वारा 16 अगस्त 2023 को बाद जारी किए गए दिशा निर्देशों पर लगाई गई 1 वर्ष की रोक समाप्त हो गई है, स्थायी रूप से वापस लिया है। ये सीमा शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से लागू करने के लिए निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का प्रश्न वित्त मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे बीते 3 वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा 50 करोड़ से ज्यादा की राशि के कितने ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया और बट्टे खाते में डाली गई कुल ऋण राशि का बैंकवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है। आंध्र प्रदेश से वाईएसआरसीपी के सांसद अयोध्या रामी रेड्डी आला का प्रश्न नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे 11.8 बिलियन डॉलर के निवेश प्रवाह और नई 22 गीगावाट क्षमता का राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु की ओर अत्यधिक झुकाव होने के दृष्टिगत मंत्रालय किस प्रकार ये सुनिश्चित करेगा कि निधियों और परियोजनाओं का विशेषकर उन राज्यों के लिए जो सौर और पवन परियोजना में अभी भी पीछे हैं, वितरण पूरे देश में समान रूप से हो। उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद तेजवीर सिंह के सवाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे देश भर में खाद्यान्न वितरण की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड और शुरू से अंत तक यानी एंड टू एंड डिजिटलीकरण को लागू करने में सरकार ने क्या प्रगति की है। क्या सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों को निर्बाध रूप से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए किसी नए तकनीकी सुधार या सत्यापन प्रणाली को लागू कर रही है। बीजेपी के नॉमिनेटेड सांसद सतनाम सिंह सद्दू का प्रश्न आयुष मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत देश में स्थापित आयुष अस्पताल और कल्याण केंद्रों की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है। पिछले 3 वर्षों में आयुष अस्पतालों और कल्याण केंद्रों में उपचारों की प्रभावशीलता से संबंधित आंकड़ों सहित कुल रोगियों की संख्या का ब्यौरा क्या है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी, जिसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर लगातार देख पाएंगे। बने रहिए संसद टीवी पर। नमस्कार।